हेलो एवरीवन, अंकुर दिस साइड। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सीए फाउंडेशन वालों, आज मैं आरटीपी करवाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट एलएलपी में है, राइट। कंपनीज एक्ट में बस एक छोटा सा अमेंडमेंट है, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट। ओके। तो सो ये अमेंडमेंट है अपना जून 23 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। ओके। तो अमेंडमेंट किसमें है? अमेंडमेंट किसमें है? अमेंडमेंट है एलएलपी एक्ट 2008 में। ठीक है। और अमेंडमेंट क्या है? बोलता है देखो, एलएलपी एक्ट 2008 में पहले एक जगह वर्ड लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करके कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक। पहली चीज। दूसरा, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में चेंजेस है, अमेंडमेंट है। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में अमेंडमेंट है। तो वो अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स a company defined in body, a company defined as section 2 clause 30। ठीक है। and it includes and it includes, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ कंपनी। इट मीन्स अ कंपनी। देखो, अर्लियर प्रोविजन क्या था? अर्लियर प्रोविजन था कि कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ये अर्लियर प्रोविजन था। बट अब प्रोविजन क्या हो गया? प्रोविजन हो गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। और वो कौन सी कंपनी? जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है कंपनीज एक्ट 2013 के। एंड इट इंक्लूड्स LLP registered under this act, LLP registered under this act, and it includes what? LLP registered under LLP registered under this act. LLP incorporated outside India, LLP incorporated outside India, and company incorporated outside India. बॉडी कॉर्पोरेट में इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया जाता था पहले भी, बट डज नॉट इंक्लूड corporation soul, cooperative society registered under any law for the time being in force, or any body corporate not being a company defined in section 2 clause 20 of the company act 2013, और LLP any other body corporate जो कि कहां फॉल नहीं करता है? जो कि कंपनी के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। which the central government may notified in the official gazette as specified in this behalf। तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस है। सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस है। क्या? कि कंपनीज एक्ट 1956 को, कंपनीज एक्ट 1956 को उसके जगह क्या लाया गया है? कंपनीज एक्ट 1956 की जगह लाया गया है कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, बिजनेस का डेफिनेशन दिया हुआ था सेक्शन 2 में। अर्लियर प्रोविजन भी यही था, बट अभी भी अर्लियर प्रोविजन सेक्शन बिजनेस का 2E में ही है। बट अब क्या हुआ डेफिनेशन? बिजनेस इंक्लूड, पहले होता था इंक्लूड एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस और ऑक्यूपेशन। ये बस इतना ही था, चार चीजें, एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस और ऑक्यूपेशन। बट अब बिजनेस में क्या इंक्लूड किया गया है? बिजनेस में क्या क्या और आया है? एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस and occupation except 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 any activity, बाकी वो कोई भी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे? नोटिफाई कर दे, नोटिफाई कर दे, नोटिफाई कर दे। ठीक है, क्लियर है? तो बिजनेस के डेफिनेशन में क्या हुआ? बिजनेस के डेफिनेशन में हुआ बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड प्रोफेशन एंड सर्विस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दे, वो आएगा।
ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, एक न्यूली इंसर्टेड क्या है, यानी पहले ये प्रोविजन नहीं था बट अब इसको न्यूली इंसर्ट किया गया है। स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी डेफिनेशन सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज T8। अब स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन क्या है? स्मॉल एलएलपी मींस, यानी कि ये डेफिनेशन जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है। ये डेफिनेशन जो है वो क्या रिस्ट्रिक्टिव है, और वो क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड sorry, it means LLP, the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees। यानी कि स्मॉल एलएलपी कौन सा माना जाएगा, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपया और सच हायर अमाउंट, और सच हायर अमाउंट which may be 5 करोड़, which may be 5 करोड़, यानी नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। यानी कि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या दिया गया, इट मींस एलएलपी द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड, which does not exceed 25 लाख रुपए, और सच हायर अमाउंट, हायर अमाउंट कितना है, मैक्सिमम 5 करोड़ एज वे प्रिस्क्राइब। ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, कंट्रीब्यूशन की। नाउ टर्नओवर, टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर 40 लाख रुपी, 40 लाख रुपी, और मैक्सिमम कितना होगा, 50 करोड़ रुपी एज वे प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब। क्लियर है? तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है, इट मींस अ कंपनी, सॉरी स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन क्या है, इट मींस एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा और मैक्सिमम कितना होगा, 5 करोड़ रुपया होगा, और टर्नओवर कितना होगा, मैक्सिमम टर्नओवर होगा 40 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम, सॉरी 40 लाख से ज्यादा और 50 करोड़ से कम, अप टू 50 करोड़, which mean the other requirement as we prescribe। और साथ ही इसके साथ में और भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो क्या होने चाहिए, प्रिस्क्राइब होने चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो फुलफिल होने चाहिए, यानी टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब जो भी है वो क्या होना चाहिए, वो फुलफिल होना चाहिए। क्लियर है? तो स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन क्या हुआ है, स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज TA में, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन मिनिमम 25 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया होगा, टर्नओवर मिनिमम 40 लाख रुपया, मैक्सिमम 50 करोड़ रुपया होगा। और बाकी तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है कि और बाकी जो रिक्वायरमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। क्लियर? हाँ जी। नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर के डेफिनेशन में चेंजेस आए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के डेफिनेशन में चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट आया है। क्या है, देखो पहले क्या था, एवरी एलएलपी शैल एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें हर एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। पॉइंट 1 अभी भी वही है कि हर एक एलएलपी में, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक हुआ इंडिविजुअल और वो एटलीस्ट इंडिया का रेसिडेंट होगा, इंडिया का रेसिडेंट होगा, इंडिया का रेसिडेंट होगा। बोलते हैं प्रोवाइडेड, एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ एलएलपी इन व्हिच ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। एक ऐसा एलएलपी, एक ऐसा एलएलपी जिसका पार्टनर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। एक ऐसा एलएलपी जिसका पार्टनर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। एक ऐसा एलएलपी जिसका पार्टनर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और वो बॉडी कॉर्पोरेट एक या एक से ज्यादा, in which all the partner are body corporate, or in which one or more partner are individual and body corporate। और उस बॉडी कॉर्पोरेट में एक इंडिविजुअल होना चाहिए और एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। सुनना, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, जो पार्टनर्स है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो पार्टनर होगा, इंडिविजुअल होगा, उस एलएलपी का, उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो इंडिविजुअल पार्टनर होगा
या नॉमिनी होगा वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्ट करेगा। क्लियर है? हाँ जी। अब देख, subject to the provision of subsection 1, if the incorporation document specify who are designated partner। सुन, incorporation document से पता चल जाएगी कौन designated partner है। such person shall be designated partner on incorporation। obvious सी बात है, जो पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही माना जाएगा कि क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है। क्लियर है? फिर बोलता है स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एलएलपी इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एलएलपी इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी पार्टनर शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या मतलब है, क्या लिख रहा है? बोल रहा है कि जितने भी पार्टनर होंगे एलएलपी में वो सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे एक दूसरे के लिए। जैसे पार्टनरशिप में सारे पार्टनर सारे इंडिविजुअल पार्टनर कहलाते हैं, वैसे ही any partner may become a designated partner by and in accordance with the LLP agreement। सुनना, जितने भी पार्टनर है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे। कैसे 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 वो कहलाएंगे? एज पर LLP agreement, वो कहलाएंगे एज पर LLP agreement। एंड पार्टनर में cease to be a designated partner in accordance with the, हाँ देख, अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का राइट मिलता है एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा, तो आपका पार्टनरशिप भी सीज किया जा सकता है एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा। क्लियर है? हाँ जी। ये देखिए, पार्टनर में सीज डेजिग्नेटेड पार्टनर अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट। फिर बोलता है एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी एलएलपी unless he has given his private consent to act as such LLP in such a form and manner as may be prescribed। बोलता है क्या? An individual shall not become designated partner। एक इंडिविजुअल तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में नहीं बनेगा जब तक कि वो अपना प्रायर कंसेंट ना दे कि हम एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर रहना चाहते हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है? और वो कैसे देगा? मुंह से बोल के नहीं, आरओसी को बताना पड़ेगा। किस चीज में? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। फिर बोलते हैं एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार पर्टिकुलर ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू। जो भी एलएलपी होगा वो रजिस्ट्रार के पास क्या करेगा? फाइल करेगा। किस चीज के लिए? कि इंडिविजुअल जो है उसने अपना कंसेंट दे दिया एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है? विदिन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। बेटा 30 दिन, जिस दिन वो अपॉइंट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होगा, यानी आरओसी को बताना होगा। क्लियर है? हाँ जी। बोलते हैं एन इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल स्पेसिफाई सच कंडीशन एज रिक्वायरमेंट में बी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बोलता है कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कब? जब वो कंडीशन और रिक्वायरमेंट जो भी दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करेगा उसके बाद। ठीक है? हाँ जी। नाउ एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड डीपीआईएन। डीपीआईएन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। डीपीआईएन क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कंपनी में डायरेक्टर को डिन चाहिए होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है, वैसे ही एलएलपी में डीपीआईएन चाहिए होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। और वो प्रोवाइड कौन करती है? और वो प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? एंड द प्रोविजन ऑफ 153 to 159 बोथ इंक्लूसिव ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लियर शैल अप्लाई म्यूटेटस मुटेंडिस फॉर द सेड पर्पस। क्लियर? आगे बढ़ते। रजिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर। अगर एलएलपी के रजिस्टर ऑफिस में चेंज होता है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट क्या है? उसके लिए अमेंडमेंट क्या है? एवरी एलएलपी shall have register office to which all the communication and notice may be addressed and where they shall be received। क्या बोल रहा है? जो भी एलएलपी होगा उसका क्या होगा? रजिस्टर ऑफिस होगा। रजिस्टर ऑफिस किस चीज के लिए चाहिए होता है? कम्युनिकेशन एंड नोटिस रिसीव करने के लिए, साथ ही साथ अपने बिजनेस को
ऑपरेट करने के लिए। अब देखो, a document may be served on LLP or a partner or designated partner thereof by sending by post under a certificate of posting or by register post or by any other manner as being prescribed at the register office or any other address specifically declared by LLP for the purpose of such a form and manner as may be prescribed। बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर LLP को क्या होगा, सर्व होगा, या उसके पार्टनर को सर्व होगा, या डेजिग्नेटेड पार्टनर को सर्व होगा। LLP क्या बोल रहा है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व होता है LLP को या उसके पार्टनर को या उसके डीपी को, ठीक है, बाय वे ऑफ पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और रजिस्टर्ड पोस्ट और एनी अदर मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। सुनना, एड्रेस या तो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस उसको किसको LLP को डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर एनी अदर एड्रेस जहां पे ये सारी चीजें सर्व होगी, जहां पे ये सारी चीजें क्या होगी, सर्व होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और एज मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। फिर बोलता है देख, LLP बोलता है कि चेंज कर सकता है अपना प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस। LLP अपना प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकता है एंड फाइल नोटिस ऑफ सच चेंजेस विद द रजिस्ट्रार। LLP अपना प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस चेंज करेगा तो ROC को बताना पड़ेगा ना, क्या भैया मैंने अपना चेंज कर दिया है, क्या मैंने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दिया है, अब मेरे को इस एड्रेस पे जो भी नोटिस है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो सर्व करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो चेंज हुआ है, रजिस्टर ऑफिस का चेंज हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। और जिस दिन आप बताओगे उसके बाद से वो अफेक्ट एड्रेस, जिस दिन आप बताओगे कि हाँ एड्रेस मैंने चेंज किया है, वहां से फाइल करने के बाद आपके एड्रेस को चेंज कर दिया जाएगा, वो अपने डेटाबेस में भी चेंजेस करेंगे। बोलता है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। बोल, अगर इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट अगर इस सेक्शन के कंप्लीशन में, अगर इस सेक्शन के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो LLP पे और उसके पार्टनर पे पेनाल्टी लगेगा 500 रुपीज ईच डे, 500 रुपीज ईच डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपया। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर डिफॉल्ट हुआ, किस चीज में, कंप्लायंस में, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में अगर डिफॉल्ट होता है तो LLP के ऊपर और जो भी पार्टनर इन डिफॉल्टिंग है उसके ऊपर 500 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपया का ही पेनल्टी होगा। ठीक है, नाउ नेम में क्या चेंजेस हुए हैं, every LLP shall have either words LLP और acronym LLP। सुना, जो भी LLP है या तो उसके अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना पड़ेगा या फिर एक्रोनिम LLP लिखना पड़ेगा। ये तो सिंपल, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। जैसे कंपनी, इसमें प्राइवेट कंपनी में क्या लिखते हैं, PVT LTD, और पब्लिक कंपनी में क्या लिखते हैं, सिर्फ LTD। ठीक है, बोलता है नो LLP shall register by name in which the opinion of the central government। देख, कंपनी में याद है, कंपनी के केस में भी ऐसा होता था कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए या फिर इंसिडेंटल और टू नियरली सिंबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको नाम अलॉट नहीं करेंगे। सेम चीज यहां पे भी, क्या बोल रहा है देख, पहले क्या था, पहले था LLP, बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, फलाना का बहुत सारा चीज लिखा हुआ था। इस बार अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया, नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल या फिर टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए, सो दैट एनी अदर LLP और कंपनी, एनी अदर LLP और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन
अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, ये सारी चीजें रिसेंबल नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, टू नियरली रिसेंबल नहीं होनी चाहिए, या अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। फिर चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अरे एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? होता है क्या? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 15 एंड 16। बाद में 15 और 16 क्या बोल रहा है, अब जो हम बोल रहे हैं वो सुन। If through the inadvertence or otherwise, LLP on its first registration or on its registration by new body corporate, its registered name is registered by name in which is identical or too nearly resemble। सुना? बोलता है क्या बाहर में? यह जो 15-16 बोल रहा है, अब सुन जो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एलएलपी है, उसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुआ, एलएलपी का क्या हुआ? ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यूली बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, इट्स रजिस्टर्ड नेम, अगर उसका नाम आइडेंटिकल है या फिर टू रिजेंबल है दैट ऑफ एनी अदर वर्ड, एनी अदर एलएलपी और पार्टनरशिप, एनी अदर एलएलपी और कंपनी, यानी कि उस एलएलपी का नाम ना किसी एलएलपी के नाम के रिजेंबल है या फिर किसी कंपनी के नाम के रिजेंबल है, यानी उससे मिलता जुलता है। A registered trademark of a proprietor under the Trademark Act 1999 as it likely to be mistaken for it, then on an application of such LLP or proprietor referred in clause A and B of respectively or a company, the central government may direct such LLP to change the name or new name within the period of 3 months from the date of such direction। क्या बोल रहा है? इतना कुछ क्या बोला? इतना कुछ यही बोला कि एलएलपी ने अपना नाम रखा, एलएलपी ने अपना नाम रखा और उस एलएलपी का नाम किसी कंपनी के नाम के या किसी एलएलपी के नाम के रिजेंबल है या टू नियरली आइडेंटिकल है, तो बोलता है कि एलएलपी को अगर इंडिविजुअल यानी सोल प्रोप्राइटर है, उसने ट्रेडमार्क कुछ अपना ये करवाया हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, उस ट्रेडमार्क के रिजेंबल कुछ एलएलपी ने ट्रेडमार्क रख दिया है, तो वो इंडिविजुअल या फिर एलएलपी, वो इंडिविजुअल या फिर एलएलपी क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है किस चीज के लिए कि भैया इसका नाम या ट्रेडमार्क रिजेंबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उस एलएलपी को डायरेक्शन देगा कि या तो अपना नाम चेंज कर दो या नया नाम रख लो 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन डायरेक्शन दिया वहां से सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर नाम को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी। प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of LLP Act। क्या बोल रहा है? Provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years। अब देख, where a LLP change its name and obtain a new name under subsection 1, it shall be within a period of 15 days from the date of such changes। ए सुन, नाम बदल गया, नाम बदल गया, क्या हुआ? नाम बदल गया, तो अब क्या नाम बदला है तो आरओसी को आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा। हाँ जी, बताना पड़ेगा। तो एलएलपी क्या करेगी नाम बदलने के बाद कि गिव नोटिस टू चेंज टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या देगा कि नाम चेंज हुआ है और ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि नाम को चेंज करो, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation। और जब ये फाइल करेगा किसको? और जब ये फाइल करेगा किसको? ये फाइल करेगा किसको? जब ये फाइल होगा रजिस्ट्रार को, जब ये फाइल होगा रजिस्ट्रार को, जब ये फाइल होगा किसको? रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार उस चीज को मेंटेन करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, और जो भी नेसेसरी चेंजेस हुए हैं उसको
चेंज करेगा अपने रजिस्टर में भी और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा 30 दिन के अंदर। इफ द एलएलपी इज इन अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, सुना, अगर एलएलपी डिफॉल्ट कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फुलफिल कंप्लाई नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नाम अलॉट करेगी एलएलपी को इन सच अ मैनर एज बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड द रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी in the place of old name and issue a fresh certificate of incorporation with a new name। क्या करेगा, सेंट्रल एलएलपी ने डिफॉल्ट कर दिया, एलएलपी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या हुआ, एलएलपी के डिफॉल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एलएलपी के नाम को, एलएलपी को नया नाम दे और साथ ही साथ रजिस्ट्रार को इंटीमेट करे, ताकि रजिस्ट्रार नए नाम की जगह, पुराने नाम की जगह नए नाम को क्या करे, इंसर्ट करे और ओल्ड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की जगह नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करे। Provided that nothing contained in this subsection shall prevent from LLP from subsequently changing its name according to the provision of 16। बाकी no। फिर registration of changes in the partner, every LLP, every partner shall inform LLP of any changes in his name, address within a period of 15 days of such changes। सुन, अगर पार्टनर के नाम, एड्रेस एंड फलाना का जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए, अगर उसके नाम में या एड्रेस में किसी भी तरीके का चेंज होता है, तो जिस दिन चेंज हुआ वहां से 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, किसको, एलएलपी को बताना पड़ेगा, एलएलपी को बताना पड़ेगा। LLP shall, where a person become or ceases to be a partner, file a notice with the registrar within 30 days from the date of he become or ceases to be a partner। सुन, LLP क्या करेगी, अगर कोई भी बंदा, ठीक है, पार्टनर बनने के लिए सीजेस मतलब क्या होता है, अब वो पार्टनर नहीं रह सकता, ठीक है, उसका पार्टनरशिप क्या हो गया, सीज हो गया, तो एलएलपी जो है वो 30 दिन के अंदर नोटिस देगा रजिस्ट्रार को कि हाँ भैया ये पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहेगा, ये एक नया पार्टनर बना है या फिर ये एक पार्टनर गया है हमारे पास से, ठीक, या तो कोई नया आए तो, या फिर किसी का पार्टनरशिप सीज हो, तो 30 दिन के अंदर एलएलपी को देना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस, फिर वही बोल रहा है कि अगर पार्टनर के नाम में या पार्टनर के एड्रेस में कोई चेंजेस होता है तो 30 दिन के अंदर इसको भी इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को। क्लियर है। नोटिस फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, नोटिस फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2 shall be in such a form and campaigned by such fee as well prescribed। सुन, नोटिस जो फाइल करेगा, नोटिस जो फाइल करोगे रजिस्ट्रार को, एक बात बता, उसके लिए फॉर्म तो भरेंगे ही, हाँ जी सर फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म ऐसे थोड़ी भरेंगे, फॉर्म के साथ साथ कुछ न कुछ चंदा देना होता है, यानी कुछ न कुछ प्रिस्क्राइब्ड फी देना होता है, क्लियर है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले गए और फॉर्म जमा कर दिए, फी देना पड़ेगा, क्लियर है, फी देना पड़ेगा। ओके, तो प्रिस्क्राइब फी देना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। अब देख, नोटिस जो किसको फाइल हुआ है, रजिस्ट्रार को फाइल हुआ, वो साइन होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा, एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अरे फाइल जो है, सॉरी फॉर्म जो है वो ऐसी जाके जमा कर दोगे या उसको कोई ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेट कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथेंटिकेट करेगा, किसको, उस फॉर्म को क्या करके, साइन करके। If it relate to an incoming partner, shall contain the statement by which the partner that he consent to becoming a partner signed by him
and authenticated in manner as may be described. क्या बोला? बोलता यह है कि अगर मैटर अगर फाइलिंग हो रहा है इनकमिंग पार्टनर को लेके, यानी कि रजिस्ट्रार को जो फाइलिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को जो फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है, तो इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर का कंसेंट, यानी कि पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा, पार्टनर का इनकमिंग पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा, इनकमिंग पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है। और वही इनकमिंग पार्टनर साइन भी करेगा एंड ऑथेंटिकेट करेगा। इनकमिंग पार्टनर साइन करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा किसको? इनकमिंग पार्टनर साइन करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा किसको? उस फॉर्म को। If LLP contravene the provision of subsection 2, the LLP and its every designated partner shall be liable to penalty of 10,000 rupees. क्या बोल दिया? अगर LLP ने सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया है, LLP ने सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया है, LLP ने सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया है, तो LLP के ऊपर एंड जो इतने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगा कितने का? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। क्लियर है? हाँ जी भैया। एज ए कॉन्ट्रावेंशन, ये सबसेक्शन 2 वाला कॉन्ट्रावेंशन है, ध्यान से देख, सबसेक्शन 2 वाली कॉन्ट्रावेंशन है ये, सबसेक्शन 2 वाली कॉन्ट्रावेंशन है ये, सबसेक्शन 2 वाला कॉन्ट्रावेंशन है ये। काम कर भाई, क्यों कर रहे हो वैसे? ये कॉन्ट्रावेंशन कौन सी है? ये कॉन्ट्रावेंशन कौन सा है? सबसेक्शन 2 वाला। अगर सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, अगर सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, उसमें भी पेनल्टी 10,000 रुपए ही है। सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन हो या सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन हो, पेनल्टी कितना है? पेनल्टी इंपोज होगा 10,000 रुपए। If contravention is of subsection 2 and subsection 1, penalty is of 10,000 rupees. Penalty is of 10,000 rupees. Penalty is of 10,000 rupees. Clear है? फिर any person who ceases to be a partner of LLP may himself file a registrar with a notice subsection 3. सुना, अगर कोई पार्टनर LLP का पार्टनर नहीं रहा, सॉरी, अगर कोई पर्सन LLP का पार्टनर नहीं रहा, अगर कोई पर्सन LLP का पार्टनर नहीं रहा, अगर कोई पर्सन LLP का पार्टनर नहीं रहा, इन दैट केस वो पार्टनर चाहे तो खुद भी रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल कर सकता है, यानी कि वो पार्टनर चाहे तो खुद भी क्या कर सकता है? वो पार्टनर चाहे तो खुद भी रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल कर सकता है कि हम, हाँ सर अब हम नहीं रहे, और साथ ही साथ रीजनेबल काउज देना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं हो, आपकी पार्टनरशिप क्यों सीज कर दी गई, and to believe that LLP may not file a notice with the registrar, and in case of any such notice filed with a partner, the registrar shall obtain the confirmation to this effect from the LLP unless the LLP partner LLP has also filed such a notice. सुनो क्या बोलती है पब्लिक? तो बोलता कुछ इस तरीके से है कि जिस पार्टनर, अगर कोई बंदा LLP का पार्टनर नहीं रहा तो वो चाहे तो खुद भी फाइल कर सकता है नोटिस रजिस्ट्रार को रीजनेबल काउज के साथ में, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा, रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा किससे? रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा किससे? रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा LLP से, ठीक है, कि क्या LLP ने कोई ऐसा नोटिस फाइल किया है क्या कि ये बंदा अब पार्टनर नहीं रहा, ये बंदा अब पार्टनर नहीं रहा। क्लियर है? हाँ जी। ओके, provided that no confirmation is given by LLP within 15 days, the registrar shall register notice made by a person ceases to be a partner in this section. बोलता है कि अगर कोई कंफर्मेशन LLP के द्वारा नहीं आया 15 दिनों के अंदर, अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आया LLP से 15 दिनों के अंदर, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार मान लेगा
कि भैया वो पार्टनरशिप से एलएलपी से सीज्ड हो गया है, आउट हो गया है। ठीक है, फिर अमेंडमेंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होगी, इसमें भी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है देखते हैं। इन द इवेंट of any act carried out by LLP or any of its partner with intent to defraud creditor, ये सुना, क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए क्या किया है, क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए कोई ऐसा एक्ट किया है, और वो क्रेडिटर किसका होगा, वो क्रेडिटर होगा एलएलपी का, वो क्रेडिटर होगा एलएलपी का, या फिर किसी और पर्सन को, या फिर किसी और पर्सन को, for any fraudulent purpose, for any fraudulent purpose, the LLP and partner who acted with intent to fraud creditor or any other fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of debt or other liability of the LLP। क्या बोल रहा है यार, इतना क्या बोल रहा है, क्या कहना क्या चाहता है, बोल रहा है कि एलएलपी ने या फिर एलएलपी ने, ठीक है, एलएलपी ने या फिर किसी पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से, ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या फिर किसी अदर पर्सन के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, इन दैट केस, इन दैट केस, इन दैट केस, इन दैट केस लाइबिलिटी जो होगी किसकी, एलएलपी की, और साथ ही साथ क्रेडिटर की वो अनलिमिटेड हो जाएगी, क्रेडिटर की और एलएलपी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। Provided that in case of any such act carried out by partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge and authority of the LLP। क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन केस एनी सच एक्ट कैरिड आउट बाय पार्टनर, यानी कि कुछ इस तरह का काम पार्टनर के द्वारा किया गया है तो एलएलपी लायबल होगी उस पार्टनर के काम के लिए, अनलेस एलएलपी जो है, अनलेस एलएलपी, अनलेस एलएलपी, unless it is established by LLP that such act was without the knowledge or authority of LLP। सुन, यानी कि क्या करना पड़ेगा, एलएलपी को ये, एलएलपी को ये बताना पड़ेगा कि ये जो पार्टनर ने किया है ना, इसका नॉलेज एलएलपी को नहीं था और ये एलएलपी की अथॉरिटी में भी नहीं। क्लियर है? हाँ जी। Where any business is carried on with such intention or for such purpose as mentioned in subsection 1, every person who was knowingly a part of the carrying out of business in the manner aforesaid shall be punishable with imprisonment which may extend to 5 years or fine कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपया। देखो पहले क्या था, पहले था इम्प्रिजनमेंट 2 साल का, पहले इम्प्रिजनमेंट 2 साल का था लेकिन फाइन सेम था, फाइन सेम था। अब क्या किया, इम्प्रिजनमेंट 5 लाख, सॉरी इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर का हो गया और फाइन अभी भी सेम है, कितना, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम 50 मैक्सिमम 5। where LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted the affair of LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceeding, without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law for the time in force, LLP and such other partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss। सुन, अगर LLP के द्वारा या डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, किसी के भी द्वारा अगर क्या हुआ है, किसी के भी द्वारा इन चारों के द्वारा क्या किया गया है, बिग फ्रॉड किया गया है, तो जो इंसान को लॉस हुआ है उस लॉस को
जिसने सफर किया लॉस, उसको डैमेज क्या करेगा, पे करेगा, डैमेज देना होगा। क्लियर? हाँ जी। प्रोवाइडेड दैट such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner or employee is connected fraudulently without। सुन, अगर ये सारी चीजें एलएलपी के नॉलेज में नहीं है, अगर ये सारी चीजें एलएलपी के नॉलेज के बाहर है, मतलब कि जो भी फ्रॉड हुआ उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी एलएलपी, तो एलएलपी को तो एलएलपी लायबल नहीं होगी। एलएलपी को जानकारी होगा तभी एलएलपी लायबल होगा, अदरवाइज एलएलपी लायबल नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्डेड ईटीसी, बोलता है एलएलपी shall maintain such a proper books of account as may be prescribed relating to the affair of such affair for each year of its existence on the cash basis or accrual basis and according to the double interest system of the accounting shall be maintained in the same at the register office for a period which may be prescribed। सुना, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा या फिर अदर रिकॉर्ड मेंटेन होगा या फिर ऑडिट का जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो कहाँ पे रखा जाएगा, वो कहाँ पे रखा जाएगा, चाहे वो कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे हो या डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बेसिस पे हो, उसको रखेंगे कहाँ, उसको रखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब तक रखेंगे, कब तक रखेंगे, कब तक रखेंगे, एज में प्रिस्क्राइब्ड। और ये कौन करेगा, लॉ में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। बोलता है every LLP shall within a period of 6 months from the end of each financial year prepare a statement of account and prepare the statement of account and solvency for the said financial year। क्या बोला कि जितने भी एलएलपी हैं, हर एक एलएलपी को फाइनेंशियल खत्म होने से 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करना होगा as the last day, as at the last day of said financial year in such a form as may be prescribed। ठीक है? एंड साइन कौन करेगा, साइन करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, किसका, एलएलपी का। क्लियर है? हाँ जी। अभी एलएलपी सेल फाइल विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, ये जैसे आरओसी फाइलिंग होता है ना कंपनी के लिए, वैसे ही एलएलपी का भी कंप्लायंस होता है, एलएलपी का भी कंप्लायंस होता है और वो करना पड़ता है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी जो प्रिपेयर हुआ सबसेक्शन 2 में, उसको रजिस्ट्रार के साथ हर साल फाइल करना है, रजिस्ट्रार के पास हर साल फाइल करना है। साथ ही साथ फ्री में फाइल नहीं होंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि फी पे करके वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करनी होगी। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल एज बीन प्रिस्क्राइब। सुना, इसका अकाउंट्स भी ऑडिट होगा, किसका, एलएलपी का। रूल कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा ऑफिशियल गैजेटे में, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा ऑफिशियल गैजेटे में। और चाहे तो वो एग्जाम्प्ट भी कर सकता है एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एलएलपी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है। क्लियर? देख, न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन क्या है, न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है एनी एलएलपी which fails to comply with the provision of subsection 3, the LLP and its designated partner shall be liable to penalty for 100 rupee each day and maximum 1 lakh rupee। ये एलएलपी के ऊपर है और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर है 50,000 रुपया। डेजिग्नेटेड पार्टनर को है 50,000 रुपया और एलएलपी को है 100 रुपया पर डे टिल द डेट टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मैक्सिमम 1 लाख रुपी। क्लियर है? नाउ सिक्स प्रोविजन क्या है, एनी एलएलपी व्हिच इज फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, 2 एंड 4, कोई एलएलपी है जो कंप्लाई कर रहा है सेक्शन 1, 2 एंड 4 को, कंप्लाई करने से फेल कर गया, कंप्लाई करने से फेल कर गया, हाउ, यानी कि जो एलएलपी को बोला हुआ था कि आपको इस प्रोविजन को कंप्लाई करना है विद इन टाइम, वो कंप्लाई नहीं कर पाई तो एलएलपी को पनिशमेंट मिलेगा। क्या? फाइन। फाइन क्या होगा? मिनिमम फाइन 25,000 रुपया, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपया। जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनको भी पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा यानी कि फाइन लगेगा। और वो फाइन क्या होगा? फाइन क्या होगा? फाइन होगा मिनिमम 10,000 रुपया, मैक्सिमम 1 लाख रुपया। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख।
क्लियर है जी। नाउ न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, यानी कि ये पहले नहीं था, इस बार इंसर्ट हुआ है, और वो प्रोविजन क्या है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द नफरा एनएफआरए, एनएफआरए एनएफआरए का सेक्शन है 132 ऑफ 132 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। नफड़ा क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना है, यानी कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे या नहीं। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करेगी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करेगी, और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन देता है, आईसीएआई, कौन देता है, आईसीएआई। क्लियर है। फिर एनुअल रिटर्न में एक चेंजेस है, क्या है, इफ एनी एनुअल रिटर्न में एक अमेंडमेंट है, इफ एनी एलएलपी फेल्स to file annual return under subsection 1 before the expiry of the period specified herein, such LLP and its designated partner shall be liable for penalty 100 rupee each day till the default continue and subject to maximum 1 लाख रुपए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन इंपोज किया जाता है। क्लियर है, 50,000 रुपए का फाइन इंपोज किया जाता है। ओके, नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट सेक्शन 67A, ये भी न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। सुनना, जैसे एनसी जैसे कंपनी लॉ के लिए, जैसे कंपनीज के लिए, जैसे कंपनीज के लिए क्या हो गया, एनसीएलटी हो गया, एनसीएलटी हो गया, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। किसका स्पीडी ट्रायल, किसका हो सके भाई, स्पीडी ट्रायल हो सके किसका, कंपनी के मैटर्स का। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल कोर्ट बनाया है, किसके लिए, एलएलपी के लिए, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेटेड एज अ मेनी स्पेशल कोर्ट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड नेसेसरी फॉर द सच एरिया और एरियाज एज में भी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन में कौन बताएगी, नोटिफिकेशन में बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट में कौन होगा भैया, स्पेशल कोर्ट में होगा सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर। सुना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या अपॉइंट करने का, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपॉइंट करने का वो जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया है उसके जज को। वो जज कौन होना चाहिए, वो सिंगल जज होना चाहिए। मतलब वो एक जज होगा, और वो उस जज का क्वालिफिकेशन क्या होना, उस जज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो जज जो है वो ऑफिस होल्ड किए बाद सिंगल वो होना चाहिए सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज इन द केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास in the case of other offenses who shall be appointed by the central government with the concurrence of the chief justice of high court। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कौन, उस स्पेशल कोर्ट का जज, जज साहब, जज साहब। ठीक है, ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट until special court are designated or established under subsection 1, the court designated as special court in the terms of section 435 of Company Act 2013 shall be deemed to be a special court for the purpose of the trial of offence and punishable under this act। है क्या, जब तक स्पीडी ट्रायल के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्ट, किसके लिए, स्पेसिफिक कोर्ट किसके लिए, स्पेसिफिक कोर्ट एलएलपी के लिए डेजिग्नेट नहीं हो जाता, तब तक इसका एलएलपी का ट्रायल कहां होगा, तब तक एलएलपी का ट्रायल होगा स्पेशल कोर्ट में। कौन से कोर्ट में, कंपनीज एक्ट वाले कोर्ट में, यानी कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में जो सेक्शन 435 में दिया हुआ है। फिर बोलता है प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस
Code of criminal procedure. Any offense committed under this act which is tribal by a special court shall until a special court established under this act for Companies Act 2013 tried by the session court or the court of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class, as the case may be excising judicial area. क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है. So they provided further that notwithstanding anything contained in the court of होता है कि CRPC 1973 में जो लिखा हुआ है थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, उसको कंसीडर करते हुए कोई भी ऑफेंस कमिट होता है इस एक्ट के तहत उसको स्पेशल कोर्ट में क्या करेंगे, ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, यानी कि उसको कहां पे केस को ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट में ट्रीट किया जाएगा अंटिल द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश नहीं कर देता कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, सेक्शन 67B क्या बोलता है? बोलता है प्रोसीजर पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट. प्रोसीजर और पावर क्या होगा स्पेशल कोर्ट का? बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC ऑल ऑफेंस specified under subsection 1 of section 67A shall be tribaled by a special court established or designated for the area in which the registered office of LLP is situated in relation to which the offense is committed. क्लियर है? यानी कि उस कोर्ट में सुनवाई होगी किसकी? उस कोर्ट में सुनवाई होगी किसकी? उस ऑफेंसेस की. क्लियर है? ओके. फिर बोलता है where there is a more than one special court for such area by such one of them as may be specified on his behalf by the high court concerned. सुनना, अगर उस एरिया में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है, उस एरिया में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है जहां पे स्पीडी ट्रायल हो रहा है, किसका स्पीडी ट्रायल हो रहा है? LLP का. तो हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि वो कौन सा कोर्ट होगा जिसमें LLP के मैटर्स को सुना जाएगा. क्लियर है? While trying an offense under this act, a special court may also try to offense other than the offense under this act which is accused may under the CRPC be charged at the same trial. सुन, इस offense में while trying an offense under this act, इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस लगा है किसके ऊपर? LLP के ऊपर. ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट चाहे तो वो क्या करेगा, उस ऑफेंस को एज अ सेम या फिर अदर देन ऑफेंसेस ट्राई करेगा. फिर बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग इन द कंटेंट इन CRPC. स्पेशल कोर्ट में इफ थिंग फिट, अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है देन स्पेशल कोर्ट ट्राई इन द समरी वे with the offense under this act which is punishable with an imprisonment for the term not exceeding 3 years. देख, अगर CRPC के तहत कोई क्या हुआ, CRPC के तहत कोई ऑफेंस हुआ है, यानी कि LLP ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है जो CRPC के अंडर कवर है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करेगी? सजा तो दे सकती है, मैक्सिमम कितने साल का? इम्प्रिजनमेंट 3 साल का. फिर बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन समरी ट्रायल, अगर समरी ट्रायल में CRPC के तहत समरी ट्रायल हुआ और उस समरी ट्रायल में कोई कन्विक्शन है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म एक्सीडिंग 1 year shall be passed. और उस समरी ट्रायल में जो इम्प्रिजनमेंट मिला है, इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस हुआ है, उसका 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ होना चाहिए. उसका 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ होना चाहिए. उसका 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ होना चाहिए. क्लियर है? Prior for that, when at the commencement on this course of summary trial, it appeared to the special court that the nature of the case in such that the sentence of the imprisonment for the term exceeding not 1 year may have been passed, or that of it for any other reason undesirable, try the case similarly. Summarily, a special court shall after hearing the party record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear and rehear in the case of accordance with the provision of the regular trial.
देख क्या बोल रहा है, बोल यही रहा है कि स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, सेंटेंस पास कर दिया, ठीक है, स्पेशल कोर्ट ने क्या कर दिया, समरी ट्रायल हो गया, समरी ट्रायल हो गया था और 1 साल की सजा भी सुना दी गई थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट में फिर से क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है, यानी कि रीअप्लाई हुआ है, यानी कि रीअप्लाई हुआ है। इन दैट केस, इन दैट केस पार्टी जो है वो फिर से, पार्टी जो है वो फिर से क्या कर सकता है, सॉरी, सेशन कोर्ट जो है वो फिर से क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, ट्रायल ले सकता है, जैसे कि रेगुलर ट्रायल होता है कोर्ट्स में। क्लियर है? हाँ जी। फिर सेक्शन 67C, अपील एंड रिवीजन। क्या अपील एंड रिवीजन पॉसिबल है? बोलता है हाँ, हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगा अपील एंड रिवीजन as far as may be applicable the power conferred by the chapter 29 and 30 of the CRPC on the High Court as a special court within the local limit of the jurisdiction of the High Court, where the court of the session trying to seize within the local limit of the jurisdiction in the High Court। क्या बोल रहा है, इतना बस इतना जानो कि क्या अपील एंड डिवीजन हो सकता है, तो यस अपील एंड डिवीजन हो सकता है चैप्टर 29 एंड 30 के तहत, चैप्टर 39 एंड 29 एंड 30 के तहत क्या हो सकता है, अपील एंड डिवीजन पॉसिबल है। फिर ये भी एक न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, सेक्शन 68A, रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग, for the purpose of exercising such power and discharging such a function are as conferred on the central government by the or under this act under rules made thereunder and for the purpose of registration of the LLP under this act, central government may notification establish such number of register office at such place as may think fit specifying their jurisdiction। ऐ सुन क्या बोला, बोलता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्पेसिफाई कर देगा रजिस्टर ऑफिस, यानी कि मान लो कि तुम्हारा एक से ज्यादा रजिस्टर ऑफिस है, तो किसी एक ऑफिस को क्या कर देगा, रजिस्टर ऑफिस स्पेसिफाई कर देगा और उसका ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाई कर देगा कि हाँ हम इस ज्यूरिडिक्शन में फॉल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार एज कंसिडर नेसेसरी। सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा किसको, रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को, डिप्टी ज्वाइंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, यानी कि अगर उसको कंसिडर, अगर उसको नेसेसरी लगता है तो, नेसेसरी लगता है तो किस लिए करेगा, ताकि वो डिस्चार्ज कर सके एलएलपी के वेरियस एक्ट्स को, ताकि वो डिस्चार्ज कर सके एलएलपी के वेरियस फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके, एलएलपी के वेरियस फंक्शन को डिस्चार्ज कर सके। द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार रेफर इन सबसेक्शन 2 द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस विच शैल बी मे बी प्रिस्क्राइब। एंड सुना, रजिस्ट्रार का जो टर्म्स एंड कंडीशन, पावर एंड ड्यूटी होगा वो क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है रजिस्ट्रार को टू प्रिपेयर एंड a seal or seal for the authentication of the document required for and connected with the registration of LLP। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्ट करेगा कि उसको रजिस्ट्रार को करेगा क्या करने के लिए, सील प्रिपेयर करने के लिए या फिर ऑथेंटिकेट करने के लिए उस सील को। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, आई थिंक ये ऑलमोस्ट अपनी जो आपका आरटीपी है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, यानी कि जो जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सो देखते हैं, पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, any document or return required to be registered or filed in the act with the registrar if it's not registered or filed within filed in a time provided therein, the registrar may or filed thereafter time on a payment of such additional fee as may be prescribed in the addition to the EDP in respect payable to the for filing of such document or return। क्या बोला, क्या बोला इसने, बोला ये कि अगर टाइम पे एलएलपी ने फाइल नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स को, अगर एलएलपी ने अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम पे फाइल नहीं किया तो तो एडिशनल फी के साथ, एडिशनल फी के साथ रजिस्ट्रार ये बोल सकता है कि हाँ आप अपना डॉक्यूमेंट फाइल कर लो। क्लियर है? एडिशनल फी क्या होगा, वो प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। देख, अगर ड्यू डेट के बाद फाइलिंग हो रहा है विदाउट प्रिविलेज टू एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी ऑफ दिस एक्ट,
बोलता है प्रोवाइडेड दैट सच कंडीशन और रिटर्न शैल बी फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी अंडर द। हो सकता है फाइलिंग हो सकता है ड्यू डेट के बाद, बट प्रिस्क्राइब फी के साथ। different fee or additional fee may be prescribed for the different class of LLP or different document or return required to be filed in this act। बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि डिफरेंट फी या एडिशनल फी प्रिस्क्राइब है डिफरेंट क्लास ऑफ LLP के लिए और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो ये था आपका क्या, एक मिनट, अरे ओके क्लियर है? हाँ जी। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 में छोटू सा अमेंडमेंट है, और वो छोटू सा अमेंडमेंट क्या है कि स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में एक छोटा सा दो छोटू छोटू अमेंडमेंट आया है। पहला अमेंडमेंट है कि स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ रुपीज paid up capital not exceeding 4 crore rupees and turnover not exceeding 40 crore rupees respectively। बस ये एक अमेंडमेंट है, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन वालों, आपके सिलेबस में एलएलपी के रिगार्डिंग जितना भी प्रोविजन था वो मैंने कवर कर दिया, और एक छोटा सा अमेंडमेंट था किसका, कंपनीज एक्ट का, वो भी मैंने कवर कर दिया। आई होप कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, फैलाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या पहुंच पाए, ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। क्लियर है? एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। क्लियर है? तो हमारा आरटीपी में अमेंडमेंट खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर गाइस।